हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सेतु कुमार पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी, जिसका चैप्टर नाम है ओ सदानीरा। और चैप्टर नंबर कौन सा? तो 7वां नंबर चैप्टर। इसका फुल एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था, और आज इस वीडियो में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन है सभी को हम अपने बताएंगे और आपको याद करते जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर हम बोलेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। और आप ध्यान से सुनिएगा, तो इस चैप्टर से एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। हालांकि ये तो ऐसा चैप्टर है जिसको आप खुद से पढ़ेंगे तो चैप्टर कभी समझ में ना आएगा नहीं, लेकिन आपको समझ में सच में नहीं आता ये चैप्टर, तो आप लोग एक बार इस डिस्क्रिप्शन चेक करिए, उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ये चैप्टर क्या है, कैसे समझा जाता है। इस चैप्टर में है कुछ नहीं ज़्यादा। आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा, पिछला हमारा एक्सप्लेनेशन, तो उसको पूरा कंप्लीट आप समझ पाइएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिर्फ और क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक तो कर दीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद, अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन पहला है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता की बढ़ने का क्या कारण है। मतलब चंपारण क्षेत्र में बाढ़ तेजी से आता है, इसका क्या कारण है? तो आंसर क्या लिखेंगे? चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का कारण जंगलों का अंधाधुंध कटाई, मतलब जंगलों की लगातार कटाई है। बाढ़ चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का कारण क्या है? जंगलों की अंधाधुंध कटाई, जंगलों की लगातार कटाई क्या है इसका कारण? है कि वो बाढ़ वहाँ पे ज्यादा आता है। ये इस पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखिए, आप कहेंगे कि ये छोटे छोटे आंसर बता रहे हैं, इस तरह से आंसर जो हम लोग एग्जाम में इसी तरह लिखेंगे, हमें फुल नंबर मिलेगा कि नहीं? तो देखिए, आप अगर आपसे पूछा जाएगा या फिर हमसे पूछा जाएगा हमारे नाम, तो हम अपने पूरा परिवार के नाम बताएंगे? नहीं ना बताएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया है कि कारण क्या है कि वहाँ पे बाढ़ आता है, तो वहाँ पे जंगलों की अंधाधुंध कटाई, ये कारण हमें बताना है। पहला क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि इतिहास की कीमिया कीमियाई प्रक्रिया का आशय है। कीमियाई प्रक्रिया का आशय है। कीमियाई प्रक्रिया का आशय ये है कि इतिहास हमें बताता है कि किस तरह से काम करना चाहिए। यहाँ पे कीमियाई प्रक्रिया मतलब इतिहास की, यहाँ पे क्वेश्चन तनिक भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लिखा है इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का आशय क्या है। कीमियाई प्रक्रिया मतलब हम लोग अपने विकास के लिए क्या लगातार काम करते रहते हैं और प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, फिर से इस बात को समझिएगा। कीमियाई प्रक्रिया का मतलब इतिहास में जो जो चीजें घटनाएं होती है वो हमारे सीखने के लिए होती है, ठीक है। देखिए, इसका हम लोग आंसर अपने आप से कुछ भी बना करके लिख सकते हैं, लेकिन हम एक चीज बता देते हैं यहाँ पे कि पहली बात है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ये बात पहली है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि धांगर शब्द का अर्थ क्या है। धांगर शब्द का अर्थ क्या है? तो धांगर शब्द का अर्थ उड़ाव भाषा में ऐसे लिखेंगे, धांगर शब्द का अर्थ उड़ाव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। क्या? धांगर शब्द का अर्थ उड़ाव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है? उड़ाव भाषा में मजदूर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन करके थाड़ुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दें। तो थाड़ुओं की कला क्या है? थाड़ुओं की कला ये है कि सीक की टोकरी बनाते हैं। थाड़ुओं की कला कला है कि वो लोग सीक की टोकरी बनाते हैं और रंग बिरंगे टोकरियां बनाते हैं, और हाथ में हाथ पकड़ के वो लोग नाचते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी वहाँ की क्या है कला, ये है कि वहाँ की जब नववधु मतलब नया कन्या अपने प्रियतम के लिए रास्ते से चलती है और उसके पैर से पायल बजता है, तो सारा गांव जान जाता है कि क्या वो अपने प्रियतम अपने पति के लिए खाना लेकर के जा रही है। यही सबसे वहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है कला है वो लोग का। बहुत अच्छा ये है। यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। फिर पांचवा नंबर क्वेश्चन करके अंग्रेज नील्हे पर अंग्रेज नील्हे किसानों पर, यहाँ पे है अंग्रेज नील्हे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। तो ये करते थे कि अंग्रेज नील्हे किसानों पर यह अत्याचार करते थे कि हर एक एक बीघा खेत में यानी 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा नील की खेती करनी होती थी, और जो आदमी नील का खेती जो किसान नील की खेती नहीं करता था उस पे
और अंग्रेजों का क्या होता था, अत्याचार होता था, उसको मारना पीटना, या फिर जो किसान लोग थे उनको हर एक वक्त पे क्या भेजना होता था, नजराना भेजना होता था अंग्रेजों के पास। यहाँ तक कोनो दिक्कत है नहीं है ना, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहे कि गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं दिखाई, अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई। तो गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वहां पे क्या, वहां पे अंग्रेजों का अत्याचार देर से पहुंचा। फिर से समझिएगा, अत्याचार देर से पहुंचा का मतलब क्या है। मान लीजिए यहाँ पे ये है चंपारण क्षेत्र है, ये है अंग्रेज, यहाँ बीच में है नदी, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसका यहाँ पे थोड़ा क्या होगा, कहीं देर से पहुंचा यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे भी हमें लूटना है, इसलिए यहाँ पे पुल नहीं बनाया। तो अगर पहले पहुंच जाता लो यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता, पुल बन जाता। तो यही लिखना है कि अंग्रेज का अत्याचार चंपारण क्षेत्र में बहुत ही क्या देर से पहुंचा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा इस नंबर 6 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन करके चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। चंपारण क्षेत्र में शिक्षा के लिए गांधी जी ने क्या किया था, चंपारण क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया था, ये नहीं बताना है। तो चंपारण क्षेत्र में गांधी जी ने शिक्षा व्यवस्था के लिए 3 आश्रम विद्यालय खोले थे। क्या, 3 आश्रम विद्यालय खोले थे। कहाँ, बड़हारवा में, भितिहरवा में और रामपुर सॉरी मधुबन में। बड़हारवा, भितिहरवा, मधुबन में 3 आश्रम विद्यालय खोले थे और उसमें अलग अलग टीचर्स यानी गुरुजन को रखे थे लोग पढ़ाने के लिए। ये क्या, 3 आश्रम खोले थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट इसके लिए करिएगा जरूर कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वीडियो अच्छा लगा या नहीं, ये मतलब नहीं है, समझ में आया, क्लास याद या पूरा क्वेश्चन याद हुआ या नहीं आया, इसके लिए जरूर कमेंट करिएगा। कैसा लग रहा है क्लास, ये बात की बात है, ठीक है। वो अच्छा लगेगा तो आप तो खुद लाइक कर ही देंगे, आप लोग ऐसे अच्छे हैं इतना कि आप लोग लाइक कर देते हैं, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे 8वां नंबर चैप्टर है, सॉरी क्वेश्चन है, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आशय क्या थे। तो गांधी जी के शिक्षा संबंधी आशय ये थे कि हमें वैसा शिक्षा नहीं देना है जिससे लोग खाली क्या नौकरी ले, हमें वैसा शिक्षा नहीं देना है जिससे लोग सिर्फ नौकरी ले। इनका आशय यही था कि हमें बच्चों को शिक्षा ऐसा नहीं देना जिससे उसका उद्देश्य ये रहे कि हमें सिर्फ क्या नौकरी लेना है, बल्कि ऐसा शिक्षा देना ताकि उसके अंदर शिष्टाचार हो, अपने से बड़ों का आदर करना, किसी से कैसे व्यवहार करना, उसके अंदर अलग अलग चीजें जानने की इच्छा हो, वो शिक्षा वो देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 3 आश्रम विद्यालय भी क्या खोले हुए थे। कहाँ पे, रामपुर सॉरी मधुबन में, भितिहरवा में, उसके बाद बड़हारवा में 3 मधुबन विद्यालय, सॉरी 3 विद्यालय आश्रम खोले थे। उसके बाद यहाँ से 9वां नंबर क्वेश्चन है, पुंडलीक जी कौन थे, पुंडलीक जी कौन थे। तो पुंडलीक जी कौन थे, पुंडलीक जी गांधी जी के साथ रहने वाले उनके दोस्त थे। कैसे आंसर, पुंडलीक जी गांधी जी के रहने वाले उनके दोस्त थे जो बड़हारवा में क्या, वो बड़हारवा आश्रम विद्यालय में पढ़ाने का काम करते थे। क्या, फिर से बताएंगे कि पुंडलीक जी महात्मा गांधी के साथ रहने वाले उनके दोस्त थे जो बड़हारवा आश्रम विद्यालय में पढ़ाने का काम करते थे और ये बहुत ही निडर व्यक्ति थे। यहाँ तक कौन दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही निडर व्यक्ति थे। कौन, पुंडलीक जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। पुंडलीक जी क्या थे, बहुत ही निडर व्यक्ति थे। और 10वां नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किन 2 सीखों का उल्लेख लेखक ने किया है। मतलब तो कहेंगे गांधी जी के चंपारण आंदोलन की 2 सीखों का उल्लेख लेखक ने किया है कि हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, हमेशा हमें निडर रहना चाहिए और हमें सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए और सच्चाई हमेशा मतलब हमारे अंदर होना चाहिए। और उसके बाद भी इसमें से क्वेश्चन था जो कुछ हम छोड़े थे ना, जैसे इसमें से क्वेश्चन था कि इन सीखों को आज आप कितना उपयोगी मानते हैं। तो जैसे क्या कह रहे हैं कि इन सीखों को आप कितना आज उपयोगी मानते हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि इन सीखों को हम आज पूरा उपयोगी मानते हैं क्योंकि हमें किसी से डरना नहीं चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। महात्मा गांधी का ये विचार था। यहाँ तक कौन दिक्कत नहीं है। और फिर आता है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन, यह पाठ आपके समक्ष
कैसा प्रश्न खड़ा करता है? यह पाठ आपके सामने कैसा प्रश्न खड़ा करता है? ये तो लिखेंगे, यह पाठ हमारे सामने, समक्ष मतलब हमारे सामने ऐसा प्रश्न खड़ा करता है कि हमें जंगलों की लगातार कटाई करनी चाहिए क्या? हमें जंगलों की लगातार कटाई करनी चाहिए, यही हमारे अंदर प्रश्न खड़ा करता है। नहीं तो आप देख लीजिए, बाढ़ तो आ ही रहा है। इतना समझ में आ गया? उसके बाद जब 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से कह रहा है कि स्पष्ट करना। आज से स्पष्ट मतलब अर्थ, अर्थ स्पष्ट, अर्थ स्पष्ट करना है। अर्थ स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है? कुछ भी क्वेश्चन में दिया रहा, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क और ख नंबर, कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका मतलब क्या है? तो शुरुआत में हम लोग लिखते हैं प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति, या फिर शुरू में लिखेंगे दी गई पंक्ति। प्रस्तुत पंक्ति क्या? जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित पाठ, क्या? रचित पाठ ओ सदानीरा से लिया गया है। यहाँ तक क्लियर है? कोई भी भावार्थ लिखने का है, सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जगदीश चंद्र माथुर। ये नहीं कहेंगे सब में जगदीश से चंद्र माथुर होगा, नहीं, जिस चैप्टर और जो राइटर होगा उसका नाम यहाँ पर रखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित पाठ ओ सदानीरा से लिया गया है। इस पंक्ति का मतलब इस पंक्ति का अर्थ यह है कि वसुंधरा भोगी मतलब जो इस समाज को धर्म के नाम पे, या फिर ये कहते हैं कि मुझे, हम इस समाज को अच्छा कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो साधु संत लोग हैं कि हाँ हम भी धर्म के नाम पे अच्छा कर रही, वो भी समाज को खराब रास्ते पे ले रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि अच्छे लोग और बुरे लोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब दोनों एक ही रास्ते पे चल रहा है। यही क्या है इसका अर्थ है? अच्छे लोग भी और बुरे लोग भी एक ही रास्ते पे चल रहा है, दोनों का मकसद एक ही है। अच्छे लोग का भी मकसद ये है कि हमें बड़ा बनना है, और बुरे लोग का भी मकसद ये है कि हमें बड़ा बनना है, बड़ा बुरा बनना है, यही मकसद है। और इसी में ख नंबर है कि कैसी है ये चंपारण की भूमि, मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत कर रही है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित पाठ ओ सदानीरा से लिया गया है, ओ सदानीरा से लिया गया है, ठीक है, ओ सदानीरा से लिया गया है। करे कि यहाँ इसका मतलब है कि ये चंपारण की धरती कैसी है, जो इतने लोगों को संभाली अपने अंदर, अब इतने राजाओं को संभाली, इतने पेड़ पौधे संभाली अपने अंदर, इतने दूसरे देशों से आए हुए लोगों को, और इसी रास्ते से महात्मा बुद्ध, महात्मा और महावीर जाते थे अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और यहीं पे महात्मा गांधी आए आंदोलन करने के लिए। ये कैसी है चंपारण की भूमि, इसका अर्थ यही यहाँ पे होता है, ठीक है। एक सेकेंड, अब यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक ने पाठ में विभिन्न जाति के लोगों के विभिन्न स्थानों से आकर चंपारण और उसके आसपास बसने का जिक्र किया है। वे कहाँ कहाँ से और किस लिए वहां आकर बसे? तो लेखक ने इस चैप्टर में लोगों को आने और जाने का मतलब, यहाँ पे लोग आए थे तो काहे आए थे, और आए थे तो कौन कौन आए थे और किस लिए आए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चंपारण में कर्नाट वंश का राजा आया, और यहाँ पे अपना राज जमाया, नेपाल और मिथिला में घूमने के लिए आया, वहां पे राज जमा लिया अपना। और बातें है कि यहाँ पे थारू जनजातियां आई, धांगड़ जनजातियां आई, भूइया जनजातियां आई, और जो मजदूर लोग, ये लोग क्या थे, मजदूर थे, और ये करने, नील की खेती करने यानी मजदूरी करने के लिए इनको लाया गया था, ठीक है। ये इनके आने का मतलब यही था। और ये कह रहा है कि किन किन स्थानों से आए, तो ये तो कर्नाट वंश के राजा कर्नाटक से आए थे। उसके बाद जो है थारू जनजाति राजस्थान से आए। उसके बाद जो आए वो क्या होता है, धांगड़ जनजाति के लोग, वो आए छत्तीसगढ़। उसके बाद फिर आए भूइया लोग, तो वो आए हिमालय से, ठीक, भूइया लोग हिमालय से। इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन, पाठ में लेखक नारायण का रूपक रचता है और वह संग रूपक है, रूपक का पूरा विवरण प्रस्तुत करें। जैसे कह रहे हैं कि इस पाठ में रूपक क्या है,
अर्थ क्या है। तो कह रहे कि इस पाठ में ये चीजें वर्तमान की चीजें के साथ साथ भविष्य भूतकाल मतलब वर्तमान के साथ साथ जो भूतकाल में चीजें हुई है और भविष्य काल में जो होगी वो चीजों को ये लोग साथ साथ लेकर के इस लेखक ने इस पाठ को एक रूप में सजाया है, मतलब एक रूप दिया है इस पाठ को कि इस भविष्य में ये होगा, भूतकाल में ये हुआ है, आने वाले समय में ऐसा होगा, अभी ऐसा हो रहा है। तो ये चीजें इसको इन्होंने क्या किया है, इसको अच्छे से सजा सजा करके क्या है लिखा है। ठीक है, यही क्या है रूपक, मतलब एक रूप तैयार किया है इस चैप्टर का। इतना समझ में आपको आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स है। उसके बाद हम लोग इसके बाद भी 3 क्वेश्चन है, पहले उसको लिख लें फिर आपको बताएं। अब यहाँ से हमारा 15 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट 16 होगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 15 नंबर क्वेश्चन का है कि नील्हे गुणों और गांधी जी से जुड़े प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखिए। तो नील्हे गुणों मतलब जो नील वाले गोरे लोग थे जिनको नील की जरूरत थी और लोगों को जबरदस्ती वो नील की खेती कराते थे उनसे, और गांधी जी से प्रसंग। देखिए उनसे मिलते जुलते प्रसंग ये है कि जब नीले लोग मजदूरों पे अत्याचार करते थे तो गांधी जी को बुलाया गया कि आइए चंपारण में आपकी जरूरत है, और अपने लिए अपने को क्या वो चंपारण में आए खुद गांधी जी, और वहां से गोरे लोगों से क्या किसानों को वो आजाद कराए। किससे? पदयात्रा मतलब रैलियां, उनसे ज्यादा अहिंसक तरीके से लड़ाई करके, और इन्होंने गोरे लोगों से किसानों को आजाद कराया है। क्या यही प्रसंग है, और इनसे गोरे लोग से भी ये डरते थे। कौन लोग? सॉरी, गोरे लोग डरते थे महात्मा गांधी से, ये इनके प्रसंग है। अब देखिए यहाँ से ये समझ में आता है आपको कि कुछ भी बताना आंसर है या नहीं है। देखिए आप इस लाइन को जब तक समझ पाएंगे आंसर हो जाएगा, जब समझे आंसर होगा। यानी कि इसका मतलब है कि उनके बीच के प्रसंग मतलब वो क्या क्या किए, उनसे मिलते जुलते बातें बताना है, यही है यहाँ पे। तो गांधी जी कब आए चंपारण में? जब वो अत्याचार कर रहे थे, कौन लोग? अंग्रेज लोग इन पे, किसानों पे। तो वो आए यहाँ पे आंदोलन करे और लोगों को आजाद करे और मुक्त करे, यही। 16 नंबर क्वेश्चन, चौड़ और मन किसे कहते हैं? एक एक क्वेश्चन है इसमें। चौड़ और मन किसे कहते हैं? चौड़ और मन नदिया के दो किनारे को कहते हैं। चौड़ और मन नदिया के दो किनारे को कहते हैं जो ऊपर नीचे उभर खाबड़ होती है, उभर खाबड़ होती है, उसे चौड़ और मन कहते हैं। दो का है किनारा है, नदिया की दो किनारा है, चौड़ और मन। फिर इसी में कहता है कि सॉरी वे कैसे बनते हैं, मतलब चौड़ और मन कैसे बनते हैं। तो चौड़ और मन नदिया में बाढ़ आने के कारण बनती है। क्या? नदिया में बाढ़ आने के कारण चौड़ और मन बनता है। फिर कह रहा है कि उनमें क्या अंतर है। तो चौड़ में क्या है? चौड़ एक उथला पुथला मतलब उभड़ खाबड़, उथला पुथला उथला पुथला किनारा है, और मन क्या है? बहुत ही गहरा है, विशाल और गहरा किनारा है। ये इनमें क्या है? अंतर है। ये फिर कह रहे कि 17 नंबर क्वेश्चन की कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की? तो कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने पैंड नदी, लिखिएगा प इंड नदी, पैंड नदी के आड़े से चल करके, पैंड नदी के माध्यम से किए। क्या? कपिल वस्तु से मगध के जंगलों की यात्रा बुद्ध ने पैंड नदी के माध्यम से किया था। तो देखिए यहाँ तक ये जो चैप्टर है पूरा समाप्त हुआ। चैप्टर पूरा सब्जेक्टिव हो गया, पूरा एक्सप्लेन हो गया। इसका चैप्टर कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना है। मिलते हैं अगले चैप्टर, जो इसके अगला चैप्टर होगा उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसका सब्जेक्टिव करेंगे। इस तरह से ये पूरा बुक को हमें खत्म कर देना है। और आपके घर में कोई क्लास 10th में, तो उनको कहिएगा कि बाड़े 30 में लाइव क्लास चलता है मैथ के लिए। ठीक है, मैथ के लिए लाइव क्लास चलता है, उसमें जरूर जोड़े। ठीक है, उसमें जरूर जोड़िएगा। मिलता है अगले वीडियो में।